तो जैसा मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि सुपर संडे का एक महा एपिसोड हम लोग रखेंगे और आज का दिन पहला है और पहला एपिसोड है, तो हो सकता है कि सुबह 10 बजे का जो हमने समय रखा है तो ये वीडियो 10 बजे तक ना आ पाए, थोड़ा सा लेट हो जाए। लेकिन उसके बाद जो अगले संडेज हुआ करेंगे उसमें आपको कहानी 10 बजे ही मिल जाया करेगी। तो सुपर संडे, इसमें कुछ चीज़ें जो मैं आप लोग को पहले ही क्लियरली बताना चाहूँगा कि इस एपिसोड पे किए गए कोई भी जो कमेंट्स रहेंगे उनको लाइक तो किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, लेकिन इस एपिसोड के जो कमेंट्स रहेंगे ये रात को वीडियो में पढ़े नहीं जाएंगे। इसलिए आप लोग इस पे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जो भी लिखना चाहें वो लिखिएगा, मैं पढ़ूंगा, सबको बहुत बारीकी से देखूंगा। लेकिन कमेंट्स वही पढ़े जाएंगे जो रेगुलर एपिसोड हमारे आते हैं, यानी आज जो शाम का एपिसोड आएगा उसमें कल वाले एपिसोड के ही कमेंट्स पढ़े जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोग को ध्यान रखना है। कहीं आप लोग मुझसे शिकायत करो कि सर मैंने कमेंट्स किया था आपने नहीं पढ़ा। आप लोग कमेंट्स ज़रूर करिएगा, आपका प्यार झलकता है। मैं उन कमेंट्स को ऐसे देखता हूँ कि जैसे कोई नया नया लड़का और उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बन जाती है तो वो उसके मैसेज का इंतज़ार करता है, ऐसे ही मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करता हूँ। तो दोस्तों आज की जो कहानी है, मैंने सोचा कि सुपर संडे का महा एपिसोड है तो मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की। जब मैंने रिसर्च की तो एक बहुत ही पुरानी कहानी मेरे जहन में आई, मेरे जहन से टकराई, तो मैंने सोचा इस कहानी को आप लोगों को सुनाना चाहिए। दोस्तों यूँ कहे कि आज़ाद हिंदुस्तान या फिर उससे पहले के कुछ साल, ये कहानी तब की है। और ये कहानी एक ऐसी कहानी है कि इस कहानी में यूँ कहें कि ये जो मर्डर हुआ, जो क्राइम हुआ, ये इतिहास का सबसे महंगा मर्डर या सबसे महंगा क्राइम हो सकता है। अगर जब से अब तक के मर्डर केसेस और उन पे हुए खर्चे की बात की जाए तो 1, 2, 3, 5 इन 5 के क्रम में ये वाला जो केस है ये ज़रूर आएगा। चलिए अब कहानी सुन लेते हैं। आज की जो कहानी है ये साउथ इंडिया की कहानी है और उस समय साउथ इंडिया के अंदर मद्रास हुआ करता था। मद्रास जो आज का चेन्नई है, और इसी मद्रास में उस समय विजयनगर का शासन हुआ करता था। विजयनगर उसका शासन हुआ करता था। बाद में मुग़ल आए, मुग़लों ने इस पूरे इलाके को अपने कब्ज़े में लिया और उन्हें अपने हिसाब से शासन किया। तो इस इलाके में छोटे छोटे जो ज़मींदार थे उनका भी शासन था। तो मुग़लों ने इनसे कहा कि तुम अपने हिसाब से जो तुमको ठीक लगे उस हिसाब से इधर अपना कानून नाफिज करें, लेकिन बदले में आप हमें साल में एक बार टैक्स या फिर यूँ कहें कि लगान देना पड़ेगा। सब लोग राज़ी हो जाते हैं, इसी तरीके से सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन बाद में अंग्रेज़ आते हैं, अंग्रेज़ आकर इस पूरे इलाके को अपने कब्ज़े में लेते हैं, वो अपने हिसाब से चलाते हैं। और जब अंग्रेज़ आए तो उस समय अंग्रेज़ों ने यहाँ पर एक कॉलेज जो ओपन किया था उसका नाम था निविंगटन हाउस कॉलेज। और जिस कॉलेज के अंदर ज़्यादातर जो छोटे छोटे ज़मींदार उस इलाके में हुआ करते थे वो ज़मींदारों के बच्चे इस कॉलेज में जाया करते थे। और इस कॉलेज के अंदर ये सिखाया जाता था कि आपको घुड़सवारी कैसे करनी है, आपको लोगों से बात कैसे करनी है, अगर कोई गेस्ट आपके साथ में है तो आपको उसे खाने के टेबल तक कैसे करके लेके जाना है, और आपको ये सोचना है कि आप बड़े लोगों में अगर बैठेंगे उठेंगे तो वहाँ पर किस तरीके से आपका चाल चलन होना चाहिए, किस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। यानी एक तरीके से इन अमीरों के बच्चों को इस तरीके से ट्रेंड किया जाता था ताकि वो अंग्रेज़ों में घुल मिल सके, अंग्रेज़ों में उठ बैठ सके। और दोस्तों अंग्रेज़ ये सब कुछ इसलिए किया करते थे कि उनको नहीं पता था कि वो भारत छोड़ के चले जाएंगे। उनका मानना था कि वो सारी ज़िंदगी भारत पर राज करेंगे और उसके बाद इन लोगों से जो बड़े बड़े लोग हैं इन्हें हम अपने साथ उठा बैठा लेंगे और जो छोटे लोग इन्हें मेहनत मजदूरी अपने कामकाज के लिए रखेंगे। इस तरीके का उनका मानना था। खैर, जो निविंगटन हाउस कॉलेज खोला जाता है इसमें ये बच्चे सिर्फ इसीलिए जाते हैं क्योंकि और कॉलेजों में पढ़ाई लिखाई होती है, लेकिन इस कॉलेज के अंदर उनकी शख्सियत संवारने का काम किया जाता था। तो ये जो कहानी है ये इसी निविंगटन हाउस कॉलेज की है। और इसी निविंगटन हाउस कॉलेज में एक प्रोफेसर थे या फिर यूँ कहें कि एक प्रिंसिपल थे, डेलाहे, जो अंग्रेज़ थे। और जो डेलाहे थे बताया जाता है ये काफ़ी ज़्यादा सख्त थे, स्ट्रिक्ट थे। इनके बहुत कठिन रूल थे वहाँ के स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ने आते थे। और इस स्कूल के अंदर डेलाहे की ही चला करती थी, लेकिन जो रईस ज़्यादा इस स्कूल के अंदर पढ़ने आते थे उनको डेलाहे का ये बर्ताव पसंद नहीं था और कई बार इस बात को लेकर डेलाहे के साथ में उनका मनमुटाव हुआ था।
खैर डेलाहे जो थे उनकी चलती थी इस स्कूल में, वो इसी स्कूल के कैंपस में रहा करते थे। फिर उनकी शादी होती है, एक इंग्लिश वूमेन थी जिनका नाम था मैकोमिक, उनके साथ शादी होती है। शादी होने के बाद में ये इसी स्कूल के कॉलेज के कैंपस में रहने लग जाते हैं। और उसी दौरान जो कुछ रईसज़ादे आया करते थे, जो यूँ कहे कि बिगड़ैल रईसज़ादे, उनको डेलाहे की ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि डेलाहे उनसे इस तरीके से बर्ताव करता है। वो सोचते थे कि हम इतने बड़े बैकग्राउंड से आते हैं तो हमें उसी हिसाब से रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। कोई आम बच्चे तो थे नहीं, वो बड़ी बड़ी रियासतों के बच्चे हुआ करते थे। जैसे कि 2 रियासतें मद्रास के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, काफ़ी रिचेस्ट रियासतें थी। एक थी सिंगमपत्ती और दूसरा कादम्बुर। ये 2 रियासतें काफ़ी ज़्यादा पैसे वाली, काफ़ी ज़्यादा रुतबे वाली थी। और इसमें जो सिंगमपत्ती थी ये सबसे ज़्यादा पैसे वाली थी और कादम्बुरी इसके पास भी अच्छा पैसा था। तो इन्हीं घरानों के 2 बच्चे इन कॉलेजेस में पढ़ा करते थे। तो वो जो दिन था वो दिन था 15 अक्टूबर साल 1919 का। 15 अक्टूबर साल 1919 को रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास जो प्रिंसिपल डेलाहे होते हैं ये कैंपस के बाहर एक चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाने के बाद में कुछ स्टूडेंट होते हैं वहाँ पर जो रहते हैं, उनसे हाय हेलो करते हैं, गुड नाइट बोलते हैं और आकर जो इनका कमरा था जिसमें ये और मिसेस डेलाहे रहा करती थी वहाँ पर आकर सो जाते हैं। इनके कमरे के अंदर टोटल 2 बेड थे। एक बेड पर डेलाहे सोया करते थे, एक बेड पर उनकी जो पत्नी थी मैकोमिक वो सोया करती थी। रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास का समय होता है। 1919 की ये बात कर रहा हूँ मैं। 11 बजे के आसपास का समय होता है और इसी 11 बजे के आसपास अचानक से मिसेस डेलाहे की एक बहुत ज़ोरदार चीख लोगों को सुनाई पड़ती है और इसी चीख के साथ एक फायर की भी सुनाई पड़ती है। अब चूंकि आवाज़ प्रिंसिपल के कमरे से आई थी इसलिए जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं भागते हैं, दौड़ते हैं। स्टूडेंट के इस कमरे में पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि वहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं ये अपने बेड पर खून से लथपथ पड़े हुए हैं। उनके एक गोली लगी है जो इस कनपट्टी से लगी है, वहीं पर एक राइफल पड़ी हुई है। मिसेस डेलाहे चीख रही है। तो वहीं से एक स्टूडेंट जो होता है वो लोकल पुलिस को खबर देता है। लोकल पुलिस पहुंचती है, मामले की तफ्तीश करती है। जो डेलाहे थे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है लेकिन वहाँ पर उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही थी। इस तरीके से एक बड़ा कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर ज़्यादातर रईसज़ादे पढ़ने के लिए आते हैं। उसी कॉलेज का एक प्रिंसिपल है, उसकी अचानक से इस तरीके से हत्या हो जाना है। ये 1919 में एक ऐसी खबर थी कि जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैल गई थी, क्योंकि उस दौर में ना तो न्यूज़ चैनल थे, ना ही इतनी जो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इतना उसका वो था, लेकिन खबरें हुआ करती थी। तो उस दौरान ये खबर इतनी ज़्यादा सुर्खियों में आई कि लोग पेपरों में इस खबर को पढ़ने लगे, क्योंकि इस खबर के बाद कुछ और भी अलग अलग खुलासे होने लगे थे। अब चूंकि ये जो मामला था ये पूरा हाई प्रोफाइल था और उस समय जितने भी पुलिसकर्मी थे वो सारे के सारे इंग्लिश पुलिस अफसर थे। सब इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं और इस मामले में कुछ गॉसिप, कुछ रूमर्स ऐसे उड़े कि जो डेलाहे थे उनकी जो पत्नी थी मैकोमिक, इनके कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स के साथ में लव अफेयर था। अब जब इस तरीके की गॉसिप, इस तरीके की सारी चीज़ें उड़ती हैं, इंग्लिश जो पुलिस अफसर होते हैं उन्हें थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि इस तरीके से हमारे एक प्रिंसिपल थे, उनकी एक वाइफ है, इंडिया में रहने वाले कुछ लड़कों के साथ में उनके लव अफेयर। इसलिए तुरंत मैकोमिक को वहाँ से लंदन भेज देते हैं और कहते हैं कि जब तक ये पूरा केस सुलझ ना जाए तुम्हें लंदन में ही रहना होगा, क्योंकि तुम यहाँ रहोगी तो कुछ और ज़्यादा गॉसिप उड़ेंगी, कुछ और ज़्यादा रूमर्स होंगे, बातें बनेगी, इसलिए तुम लंदन चली जाओ। अब उन्हें लंदन भेज दिया जाता है। अब पुलिस जो थी वो इस पूरे मामले में छानबीन कर रही थी। अब जैसे कि इस कॉलेज के अंदर जितने भी बच्चे पढ़ने के लिए आते थे उनके नाम उनकी रियासतों के हिसाब से लिए जाते थे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी का नाम, जैसे मेरा नाम शावेज़ है और मैं किसी रियासत का मालिक हूँ, तो इस कॉलेज के अंदर मेरा नाम शावेज़ लेकर नहीं बुलाया जाएगा, उस रियासत का नाम लेकर ही बुलाया जाएगा। तो इसी तरीके की रियासतों के नाम लेकर यहाँ पर बच्चों को पुकारा जाता था। तो पुलिस जब इन पूरे मामले में छानबीन करती है और ज़ीरो इन करते करते 2 घरानों के लड़कों पे जाके नाम जो था, पुलिस का शक जो था वो बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है। पहला घराना था सिंगमपत्ती और दूसरा घराना था कादम्बुर।
सिंघमपत्ती के बारे में पुलिस को यह पता चला था कि सिंघमपत्ती घराने का जो लड़का था वो प्रिंसिपल से नाराज़ रहता था और कई बार उसने अपने दोस्तों से ये कहा था कि इस प्रिंसिपल को मार देना चाहिए। दूसरा, जो कादम्बुर जो लड़का था, उस लड़के का लव अफेयर प्रिंसिपल की पत्नी के साथ में था। ऐसा पुलिस की छानबीन में पुलिस को कुछ थोड़े बहुत सबूत मिले थे। अब ये जो दो घराने थे ये पुलिस के लिए एक सॉलिड वजह थे और पुलिस को शक हो रहा था कि यही दो घराने ऐसे हैं, शायद जो कत्ल है उससे कुछ एंगल यहाँ से जुड़ जाए। अब इसी बीच में पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन अचानक से जो कादम्बुर है ये अचानक से पुलिस के पास आता है और कहता है कि ये जो कत्ल है ये सिंघमपत्ती ने किया है और मुझे पता है कि सिंघमपत्ती ने कत्ल किया है, मैं इसका गवाह हूँ। पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि जो सिंघमपत्ती है वो प्रिंसिपल से नाराज़ रहता था और एक बार प्रिंसिपल ने उस सिंघमपत्ती से ये कहा था कि तुम जो साउथ इंडियन हो, तुम जानवर किस्म के लोग हो। तो ये बात उसे बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी और कई बार ऐसा होता था कि डिसिप्लिन को लेकर भी सिंघमपत्ती घराने से जो प्रिंसिपल थे उनके मनमुटाव होते थे। लिहाजा मैं गवाह हूँ और सिंघमपत्ती ने मुझे खुद बताया है कि मैंने कत्ल किया है। अब पुलिस जो थी वो उसे गवाह के तौर पे रख लेती है, लेकिन इस कॉलेज के अंदर जितने भी बच्चे पढ़ने के लिए आते थे वो सारे के सारे बहुत ऊंचे घरानों के हुआ करते थे। तो उस समय वहाँ की सरकार को ये लगा कि इस तरीके से छानबीन हो रही है, इस तरीके से एक कॉलेज है उसमें सारे बड़े घरानों के, बड़े रियासतों के लड़के हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो पूरा मामला है कहीं बिगड़ जाए, चाहे पॉलिटिकल वजह से लें या फिर किसी और वजह से। लिहाजा फिर ये गुजारिश की जाती है कि इस मामले को मुंबई ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। हालांकि मुंबई का इस पूरे केस से कोई लेना देना नहीं है। तो उस समय ये जो अर्जी थी वो कबूल की जाती है और मुंबई के हाई कोर्ट के अंदर ये जो केस था वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ये जो मामला था ये इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो गया था उस समय में कि उस समय जो वकील, जो जज थे वो सारे के सारे लंदन से बुलाए गए थे। अब इस तरीके से वहाँ के जो जज, वकील वगैरह आते थे तो उनका गेटअप वगैरह ऐसा होता था। हालांकि उस समय हमारे साउथ इंडिया के अंदर गर्मी बहुत पड़ती थी जैसे आज पड़ती है, लेकिन जो वकील, जज, जो ज्यूरी थी वहाँ की जो लंदन से स्पेशल आई थी वो अपने उसी गेटअप में आया करते थे। आप लोग देखते हैं कि उन लोगों का क्या गेटअप हुआ करता था। हालांकि वो बात अलग है कि आज उनके गेटअप को हमारे बैंड बाजे वाले लोग पहनते हैं। तो उस समय उनका जो गेटअप होता था तो उसे ही देखने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ बहुत इकट्ठा हो जाती थी। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे कि इस तरीके से बाहर से लंदन से जज आए हैं, ऐसा पहुंच जाते थे लोग। लेकिन इधर जो सिंघमपत्ती घराना था जिसके बच्चे को फंसाया गया था, राजकुमार को फंसाया गया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो कादम्बुर था ये गवाह के तौर पर पुलिस के पास था। लिहाजा जो सिंघमपत्ती घराना होता है ये सोचता है कि उसके बेटे को, उसके वंश को फंसाया जा रहा है और उनका मानना था कि वो अपने राजकुमार को बचाएंगे कैसे भी करके। तो वो उस समय इंडिया के अंदर जितने भी नामचीन लॉयर होते हैं उन सबको हायर करते हैं और लंदन से भी एक स्पेशल वकील इस केस के लिए बुलाते हैं। अब उसके बाद में इस केस के अंदर सुनवाई चलती है। लोगों का भीड़ हुजूम इकट्ठा है कि भैया लंदन से इस तरीके से वकील आ रहे हैं, एक बड़ा केस है, जो सुनवाई है वो चल रही है। तो उस समय जो ज्यूरी बैठी हुई होती है, तो जजों की जितनी भी बेंच बैठी हुई होती है, तो वो उनके सामने जब बातें आती हैं तो ऐसा लगता है कि सिंघमपत्ती को दरअसल फंसाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सिंघमपत्ती के खिलाफ बयान दिया जा रहा है कादम्बुर के द्वारा कि जो कत्ल है वो सिंघमपत्ती ने किया है, वहीं दूसरी तरफ सिंघमपत्ती, उसकी जो लोकेशन थी वो उस समय कहीं और थी। ये बातें झूठ साबित हो रही थी कि सिंघमपत्ती ने कत्ल किया है। दूसरी चीज़ ये थी कि कभी ना उसके पास राइफ़ल देखी गई, जबकि एक राइफ़ल और प्रिंसिपल के कमरे से मिली थी, यानी 2 राइफ़लें थी टोटल प्रिंसिपल के कमरे में। तो ऐसा तो नहीं था कि सिंघमपत्ती दोनों राइफ़लें लेके गया था, और ना पहले किसी ने सिंघमपत्ती के पास में कोई राइफ़ल देखी थी। तीसरी ये थी कि ना तो किसी व्यक्ति ने प्रिंसिपल के कमरे में सिंघमपत्ती को घुसते देखा और ना ही गोली चलाते हुए देखा, ना ही निकलते हुए देखा। तो ये कहना बहुत ज़्यादा गलत होगा कि सिंघमपत्ती ने ही हत्या की है। लिहाजा कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा था सिंघमपत्ती को इस पूरे केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ फंसाया जा रहा है, क्योंकि उस समय सिंघमपत्ती के खिलाफ जो भी सबूत, जो भी सारी चीज़ें रखी गई थी वो इनफ थी, और कोर्ट को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि सिंघमपत्ती को फंसाया जा रहा है। इसलिए सबूतों के अभाव पड़ने की वजह से, सबूतों की कमी की वजह से सिंघमपत्ती को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब सिंघमपत्ती बरी हो चुका था। अब सवाल ये था कि आखिर कातिल है कौन। अब जो थोड़ी सी जब समय गुजरता है और लोगों का जो शक था ये इसी कादम्बुर के ऊपर चला जाता है जो गवाह बना था।
पुलिस का भी शक चला जाता है। इसलिए अब कादम्बुर के ऊपर मुकदमा चलता है। जब कादम्बुर के ऊपर मुकदमा चलता है तो जो कादम्बुर के परिवार वाले होते हैं वो लंदन पहुंचते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाके वो अपील करते हैं और उस समय सुप्रीम कोर्ट लंदन में हुआ करता था। वहाँ पे जाके टॉप का वकील हायर करते हैं और फिर वहाँ पर लंदन में जब इस केस की सुनवाई चलती है तो कादम्बुर को भी बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, क्योंकि इस पूरे मामले में कादम्बुर के खिलाफ भी कोई ज़्यादा सबूत नहीं थे। अब इधर सिंगमपत्ती को बरी कर दिया गया था, उधर कादम्बुर को बरी कर दिया गया था। यानी इस पूरे मामले में कातिल कौन था ये अभी तक किसी को नहीं पता था। लेकिन कहा जाए, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस समय जो सिंगमपत्ती थे, उनके जो परिवार वाले थे, उनकी जो रियासत थी, उन्होंने अपने बेटे को, अपने राजकुमार को बचाने के लिए उस समय 12,000 हेक्टेयर का टी गार्डन उनके पास था, वो टी गार्डन बेच दिया था। आप अंदाज़ा लगाइए 12,000 हेक्टेयर, कितना बड़ा वो टी गार्डन होगा कि उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए महज और वकील हायर करने के लिए इतना बड़ा टी गार्डन उस समय बेच दिया था। और ये टी गार्डन बेचा था बॉम्बे बर्मा को। और इस तरीके से दूसरी तरफ जो कादम्बुर थे, उन्होंने भी अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया। यानी इस तरीके से ये जो केस था इतिहास का सबसे ज़्यादा महंगा केस बन गया, जिसमें जो विक्टिम थे, जो आरोपी थे, उनको बचाने के लिए इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया था। लेकिन इस पूरे केस की सबसे ज़्यादा बदकिस्मती ये थी कि उस समय अंग्रेज़ अफसर जो जिनका ज़हीन दिमाग था, जो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में भी आगे थे, वो इस केस को देख रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये पता ना लगा सके कि इसमें आखिरकार कातिल कौन था, क्योंकि किसी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। अब जो विक्टिम थे, जो इसमें मुजरिम ठहराए गए थे, उनके भी वकील जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल थे, इसलिए जो केस था सुलझा ना पाया। और टोटल अगर देखें तो 1919 की ये बात है और आज लगभग 2024 चल रहा है। तो इस पूरे मामले में लगभग 105 साल गुजर चुके हैं और 105 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक ये नहीं पता है कि कातिल कौन था। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसी बातें सामने आई थी। जो डेलाहे की पत्नी थी मैकोमिक, उनके लव अफेयर कॉलेज के बहुत सारे लड़कों के साथ में थे और शायद यही वजह बनी थी कि डेलाहे की जान चली गई। बहरहाल दोस्तों, ये थी सुपर संडे की एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो अभी तक सुलझ नहीं पाई है और इतिहास का सबसे महंगा केस। तो सुपर संडे का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट संडे को। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।